सबसे पहले जेनेटिक्स आनुवांशिक रोग देख। जेनेटिक्स डिजीज कौन से होते हैं? जो माता पिता से संतान में आते हैं। दो रोग एक साथ पढ़ेंगे, हीमोफीलिया हीमोफीलिया और शाही रोग भी कहते हैं, शाही रोग, और एक वर्णांतता। वर्णांतता को बोलते हैं हीमोफीलिया और शाही। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आनुवांशिक रोग होते हैं, सबसे पहले तो ये ध्यान रखें। और ये आनुवांशिक रोग होते हैं, जैसे अपने गुणसूत्र होते हैं ना, वो दो दो तरीके से देखो। गुणसूत्र मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से दो जो गुणसूत्र होते हैं वो लैंगिक गुणसूत्र, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स ऑफ आ गई। देखो, ये जो एक्स और वाई दो गुणसूत्र होते हैं, जो लैंगिक गुणसूत्र, ठीक है। एक्स एक्स गुणसूत्र जो पाए जाते हैं, इसको बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। और एक वाई एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक्स एक्स महिला में पाए जाते हैं और वाई एक्स पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं। इसके बारे में बता, लिंग निर्धारण इसी पे डिपेंड करता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, इसके बारे में सब। तो हीमोफीलिया और जो शाही वर्णाता रोग, दोनों रोगों में एक बात ये ध्यान रखना है, दोनों आनुवांशिक रोग हैं। और ये ध्यान रखना, जो हीमोफीलिया रोग होता है ना, इस रोग के जीन, के जीन एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं इनके जीन। एक्स और वाई दो गुणसूत्र होते हैं ना, ठीक है। तो इनके जीन जो पाए जाते हैं वो एक्स गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं, ध्यान रखना। इसलिए इसको एक्स सहलगन रोग कहते हैं, ठीक है, एक्स सहलगन रोग कहते हैं। और इसमें जो रोग वाहक होते हैं ना, रोग वाहक, रोग वाहक वो महिला होती है, ध्यान रखना। महिला क्यों होती है वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। और इसमें होता क्या है भी, हीमोफीलिया के अंदर होता है रक्त का थक्का नहीं बनता। क्या नहीं बनता? इंपॉर्टेंट है भी, ये रक्त का थक्का नहीं बनता। बहुत कारण बताए पीछे मैंने रक्त के थक्का नहीं बनने की, ठीक है। तो रक्त का थक्का अगर हीमोफीलिया रोग है उसके अंदर नहीं बनेगा। सबसे पहले ये रोग देखा गया था, वो इंग्लैंड की जो महारानी थी, एलिजाबेथ, 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 ये इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के अंदर देखा गया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया शाही रोग। अब बात करते हैं महिला का रोग वाहक होने का कारण क्या है, तो इनके साथ ये पढ़ लेते हैं भी, यही है बस। इसके जो जीन होते हैं वो भी अक्ष गुणसूत्र होते हैं, अक्ष सहलगन रोग भी इनको कहते हैं, ठीक है। और इसमें भी रोग वाहक महिलाएं होती हैं। इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता। वर्णांधता जो रोग होता है ना, उनके अंदर क्या होता है बच्चों, उसमें हरे और लाल रंग, रंग हरे और लाल रंग में विभेद नहीं कर पाते। जिसके अंदर वर्णांधता रोग होगा, आनुवांशिक रोग होता है, जो जेनेटिक्स रोग होता है, वो हरे और लाल रंग में विभेद नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो ये वर्णांधता रोग हो गया, और ये हीमोफीलिया हो गया। दोनों में पॉइंट लगभग सेम है, ये लास्ट वाले पॉइंट अलग है। अब मैं बताता हूँ ये रोग वाहक महिला क्या होती है। देखो भी, इसमें सीधा सा है, 44 प्लस एक्स, एक्स गुणसूत्र महिला के अंदर पाए जा सकते हैं। अगर इसके ऊपर जीन है, एक एक्स गुणसूत्र के ऊपर जीन है, तो ये अगर ये एक गुणसूत्र के ऊपर जीन है ना बच्चों, तो ये जो महिला होगी ना, ये महिला होगी, ये रोग वाहक महिला होगी, रोग वाहक महिला होगी, ध्यान रखना। दोनों के अंदर यही है भी, वरना तो अगर 44 प्लस, अगर एक्स और एक्स इन दोनों के ऊपर जीन मिलेंगे ना, तो ये रोगी महिला होगी। क्या होगी? रोगी महिला होगी, ठीक है। और 44 प्लस एक्स
और वाई ये पुरुष के अंदर होते हैं गुणसूत्र, इसके ऊपर जीन मिलेगा तो ये रोगी पुरुष होगा। ध्यान रखें, रोगी पुरुष होगा। तीन चीजें हैं, बात ध्यान रखें। ठीक, इसके बाद में आगे वाला रोग पढ़ते हैं। आगे वाला जो रोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया ये रोग भी आनुवंशिक रोग होता है दोस्तों। इसमें जो अपनी आरबीसी होती है ना, आरबीसी आरबीसी की संरचना होती है वो हंसिया आकार हो जाती है, आकार हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया के बाद में आगे वाला पढ़ते हैं हम थैलीसीमिया। थैलीसीमिया, तो थैलीसीमिया होता है ना, थैलीसीमिया वो इसमें क्या होता है, इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन उसका निर्माण है ना, उसका निर्माण निर्माण वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है, हीमोफीलिया जो होता है ना, अरे यार हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो अचबी होता है ना, हीमोग्लोबिन जो आरबीसी के अंदर पाया जाता है, हीमोग्लोबिन जिसके अंदर अफी धातु, लोहा धातु या आयरन धातु पाई जाती है, पता था ना। तो हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन उसका निर्माण सही तरीके से नहीं हो पाता। इस तरीके के दो बच्चे होते हैं वो लंबे समय तक जीवित नहीं रहते, क्योंकि इनके अंदर ये जीवित तभी रहेंगे जब इसके अंदर बार बार जो जो वर्ड रक्त है ना वो अगर चेंज करते रहेंगे ना, चेंज करना पड़ेगा अभी 5-10 दिनों से, तभी वो व्यक्ति जीवित रह पाते हैं। तो जो थैलीसीमिया होता है ये भी आनुवंशिक। इसके बाद में आगे देखते हैं, जो कि परीक्षाओं में कई बार क्वेश्चन यहाँ से किए जाते हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। वो कौन से रोग होते हैं, वो होते हैं गुणसूत्रीय विकार के कारण, गुणसूत्रीय विकार के कारण रोग होते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि मनुष्य के अंदर टोटल 46 गुण, 23 जोड़ी बोल सकते, 46 गुणसूत्र में जो 44 गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, 44 गुणसूत्र, दो गुणसूत्र, 44 जो गुणसूत्र होते हैं ना वो बोलते हैं ऑटोसोम या अलैंगिक गुणसूत्र, अलैंगिक। और जो दो गुणसूत्र होते हैं ना उनको बोलते हैं लैंगिक गुण। सेक्सुअल जो क्रोमोसोम होते हैं ना वो होते हैं ऑटोसोम क्रोमोसोम, ठीक है, लैंगिक गुण, लैंगिक गुण। ये जो 44 गुणसूत्र का काम होता है ना, इनका काम होता है शरीर का निर्माण करना। तो ये जो दो गुणसूत्र होते हैं ना ये लिंग का निर्धारण, देखो लिंग का निर्धारण की बात कर लेते हैं तो ये दो गुणसूत्र एक्स हो सकता है और वाई हो सकता है। लिंग के निर्धारण की बात कर ली तो मैं बताता हूं आपको, ये पिता है, कक्षा 8 के अंदर दे रखा है भी लिंग निर्धारण, ये माता है। पिता के अंदर हमेशा कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं, 44 तो होंगे ही होंगे पिता और माता के अंदर। ठीक है, तो पिता के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं ना वो होते हैं एक्स और वाई, ध्यान, और माता के अंदर होते हैं एक्स और एक्स। तब ये एक्स गुणसूत्र, पिता का ये एक्स गुणसूत्र इस अक्ष से मिलेगा तो एक्स एक्स बनेगा, तो यहाँ लड़की होगी, क्या होगी, लड़की होगी। ये वाई गुणसूत्र एक्स से मिलेगा, किसी भी एक्स से मिल जाओ एक्स वाई, तो यहाँ क्या होगा, लड़का होगा। देखो भी कई जी का हुआ है नहीं, क्या हमारा तो लड़की लड़की का जाड़ा जुड़ा लुगावे का लड़को हो जैसी, ये भी मूर्ख है। और जो महिला को दोष देते हैं ना वो तो महामूर्ख है, क्योंकि महिला की तो कोई गलती नहीं होती, लेकिन तो बेचारी का वही एक शख्स है नहीं, गलती बेचारा पुरुष की भी कोई नहीं हुआ, पुरुष की कोई नहीं, वो आपके इच्छा अनुसार वाई काट के पकड़ा देगो नहीं, ये संयोग से होता है भी। अगर पिता का ये वाई गुणसूत्र अगर इस अक्ष माता वाले अक्ष से अगर मिल जाता है तो एक्स वाई बन जाता है, तब लड़का पैदा हो। अगर पिता यहाँ से एक्स देता है और माता के पास तो है ही एक्स भी, उनकी तो 1% भी गलती नहीं, वो तो देगी एक्स, और दोष किसको दिया जाता है भाई, गलत बात, दोरा डंडा करिया ही नहीं, ओ वाई इन्हें को नहीं आवा कोई। ये ध्यान रखना,
जब एक्स एक्स गुणसूत्र आपस में मिलते हैं ना तब लड़की पैदा होगी, और एक्स वाई गुणसूत्र मिलते हैं तब लड़का पैदा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दो गुणसूत्र हैं एक्स और वाई, ये लिंग का निर्धारण, लिंग का निर्धारण। इसके बाद में जो ये अलैंगिक गुणसूत्र, अब कुछ रोग पड़ेंगे वो अलैंगिक गुणसूत्रों में परिवर्तन होने के कारण पड़ेंगे, और कुछ रोग पड़ेंगे जो गुणसूत्रीय विकार के अंदर वो पड़ेंगे लैंगिक गुणसूत्रों में, एक्स और वाई में या तो वृद्धि हो जाएगी या कमी हो जाएगी, उसके कारण पड़ेंगे। चार चार रोग हैं, 8 रोग हैं टोटल। एक साथ छोटी सी सारणी बनाऊंगा, वहां सारे रोगों को यही याद करवा। आगे वाला पेज निकालते हैं। गुणसूत्रीय विकार के कारण पड़ रहे हैं ना, गुणसूत्रीय विकार के कारण, विकार के कारण गुणसूत्रीय विकार में जो सबसे पहले पढ़ेंगे ना, ये विकार में जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो लैंगिक गुणसूत्र, लैंगिक। चार रोग पढ़ूंगा, जैसे मैं बताऊं ना उसी क्रम में लिखना इनको। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, के बाद में यहां पढ़ते हैं सुपर, सुपर फीमेल सिंड्रोम, सुपर मेल सिंड्रोम। को एक दूसरा नाम दिया जाता है जेकाब रोग, हुआ है। इनके बारे में एक एक दो दो पॉइंट है भी जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। चारों को इसी क्रम में रखोगे जैसे मैंने रखा है, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सुपर फीमेल सिंड्रोम, सुपर मेल सिंड्रोम। तो मैं पहले ये बता देता हूँ, ये जो रोग होता है ना, पहले पुरुष को वरीयता दोगे या महिला को दोगे रे? पहले महिला को देंगे, ठीक है। तो ये रोग जो होता है ये महिला के अंदर होता है, क्यों होता है ये पुरुष के अंदर, महिला के बाद में फिर पुरुष को दोगे, पुरुष, फिर वापस महिला, और फिर वापस, ठीक है। आपको ये पूछ लिया जाए कि रोग होते किसके अंदर है, तो यहाँ कंप्लीट हो जाएगा महिला पुरुष, महिला पुरुष। अब गुणसूत्रों से क्वेश्चन आता है कि इनमें कितने गुणसूत्र होते हैं। तो देखो अभी इनके अंदर गुणसूत्र होते हैं ना, गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, वो होते हैं 45। कितने होते हैं? 45। क्योंकि 46 अगर होंगे तो उसके अंदर तो गुणसूत्रीय विकार के कारण कोई रोग ही नहीं होगा, या तो कम होंगे या ज्यादा होंगे। इसमें 45 होते हैं, इसमें 47 होते हैं, इसमें भी 47 होते हैं, और इसमें भी 47 होते हैं। कई कई बार सुपर फीमेल सिंड्रोम में 48 भी होते हैं, और सामान्यतः यही होते हैं। 45 गुणसूत्र कौन से होंगे भी बताओ? मैंने कहा था कि 44 में तो कोई अंतर आएगा नहीं, कि ये जो पढ़ रहे हैं ये लैंगिक गुणसूत्र है। एक्स वाई में अंतर आएगा, तो महिला के अंदर एक्स एक्स होता है या एक्स वाई होता है? महिला के अंदर एक्स एक्स, ये तो महिला के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं, और एक्स वाई ये किसके अंदर पाए जाते हैं? के अंदर पाए। मुझे बताओ महिला के अंदर प्लस एक्स होगा, एक एक्स की कमी होगी ना, के स्थान पर 0 लिख देते हैं ये। अब बात करते हैं 47। मुझे आप ये बताओ 44 तो होंगे होंगे, प्लस पुरुष के अंदर कौन से होते हैं भी? पुरुष के अंदर होते हैं एक्स और वाई, और एक एक्स और बढ़ जाएगा, एक एक्स और बढ़ जाएगा। इसके बाद में इसके अंदर सुपर फीमेल, देखो फीमेल के अंदर होते हैं वो बताओ मुझे। 44 प्लस एक्स एक्स, और सुपर बनाए किधर है? सुपर बनाए दो एक्स एक और आ जाएगा, वो एक्स एक ज्यादा एक्स्ट्रा जैसी, कई बार 4 भी आ जाए, ठीक। अड़ के भी अड़ 44 तो हो इसी, और क्या होगा देखो, पुरुष के अंदर क्या होते हैं? एक्स और वाई होते हैं ना, तो सुपर पुरुष बनेगा तो एक वाई और आ जाएगा, एक्स वाई है तो एक वाई और आ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी जो विशेषताएं होती हैं, इसके लक्षण होते हैं इस रोग के, वो क्या होते हैं इसके लक्षण में? क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम महिलाओं के अंदर होता है। इनमें जो महिलाएं ना, महिलाएं, इन सभी रोगों में ध्यान रखना भी, जो सभी रोगों के अंदर जैसे टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सुपर फीमेल सुपर मेल सिंड्रोम ना,
पुरुष बांझपन हो जाते हैं और महिलाएं होती तो हो जाती है भी, तो बल्कि वगैरह। मतलब सीधा सा वही है कि पुरुष है नहीं, वह भी बच्चा करने में सक्षम को नहीं, या शुक्राणुओं निर्माण को नहीं होता भी, ये पैदा नहीं। महिलाओं में बांझपन की स्थिति आ जाती है, और पुरुषों पुरुष 2-3 क्लास आगे लिए भी, क्योंकि स्कूल जाते हैं तब टाइम मिलता नहीं है। आज संडे था, 2-3 क्लास खाए। अब बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम की। तो जो टर्नर सिंड्रोम होता है ना दोस्तों, टर्नर सिंड्रोम, वो उनकी क्या होता है, महिलाओं का जो लैंगिक जो जनन होता है ना, जनन तंत्र, वो पूर्णतः विकसित नहीं होता, विकसित नहीं। इसके अंदर भी, इसके अंदर वही होगा भी, पुरुषों के अंदर एक एक्स्ट्रा आ जाएगा इसके अंदर। एक बात यह ध्यान रखना, पुरुषों के अंदर है ना, पुरुषों के अंदर पुरुष बांझपन हो जाते हैं, प्राणों का निर्माण नहीं होगा, नहीं होगा। ध्यान रखना, इसमें एक एक्स्ट्रा आ जाता है ना क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, तो इसमें ना मिश्रित लक्षण हो जाते हैं, महिला और पुरुष के मिश्रित लक्षण हो जाते हैं। अब बात करते हैं, बहुत सारा पूछे जड़ा हुए, किन्नर हुए, एके हुए, इनमें सभी टाइप के रोग होते हैं। इनके है ना जो जनन तंत्र है वो पूर्णतः विकसित नहीं। तो या तो पेनिस सही तरीके से विकसित होता है, वेजाइना सही तरीके से विकसित होती है, इनके अंदर बीच बिचड़ा गई हो। ठीक है, वो जो पढ़ेंगे वो होमोसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, उनके अंदर आते हैं वो अलग अलग होते हैं भी। जैसे गे अलग होते हैं, ये जो पुरुष पुरुष अट्रैक्शन करते होते हैं। लेस्बियन होते हैं कुछ, तो महिला महिलाओं को अट्रैक्शन करते, लेस्बियन होती है। और एक होता है जो ये वगैरह बोलते हैं, वगैरह बोलते हैं, वो अलग होता है। उनके अंदर ये थोड़े थोड़े सारे ही जो लक्षण होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा, कोई हिजड़ा और वो और भी कारण से हो। ये ध्यान रखना, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में न तो पुरुष के लक्षण होते हैं, न महिलाओं के लक्षण होते हैं, बीच बिचाड़ा एक से सुपर फीमेल, इसमें मेल सुपर फीमेल। तो इसमें ध्यान रखना, इनमें क्या होता है, महिलाओं का जो मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क संबंधित कार आ जाता है अभी। सुपर मेल सिंड्रोम, इसमें सुपर मेल बन जाता है। ये ध्यान रखना कि इस प्रकृति के जो लोग होते हैं ना, वो आतंकवादी होते हैं, बलात्कारी प्रकृति के होते हैं। जैसे जो छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार वगैरह करते हैं ना, तो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते, एक होते हैं सुपर मेल सिंड्रोम। बताओ बेचारों के चारों आगे याद हो जाए अपनी, टर्नर, क्लाइफेल्टर, सुपर फीमेल, सुपर मेल। महिला पुरुष गुणसूत्र 45 43 47 47, इसके लक्षण मैंने बता दिए हैं, एक बार आप स्क्रीन बाद में आगे चले। और के बाद में डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, कटाउ सिंड्रोम और कैट क्राइन सिंड्रोम। ये जो रोग पड़े हैं वो लैंगिक गुणसूत्रीय में विकार के कारण पड़े। आगे वाले पढ़ेंगे अलैंगिक गुणसूत्र, ऑटोसोम जो क्रोमोसोम होते हैं ना, उनमें विकार होता है ना, उसके कारण होते हैं अलैंगिक विकार। इसके कारण कुछ रोग, ये 4 रोग पड़ेंगे। सबसे पहले आप क्या होगे भी, सबसे पहले डाउन आओगे, आप क्या होगे, डाउन सिंड्रोम। सबसे पहले डाउन आओगे, मंगोलिज्म, मंगोलिज्म जाति होती है, ज्यादातर पाया जाता है डाउन सिंड्रोम। उसके बाद में एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम वर्ड में क्या होंगे रे, तो सबसे पहले डाउन आएंगे हम
फिर एडवर्ड वर्ड में फेमस होंगे। फिर क्या करवा रहा है, पटाउ सिंड्रोम, किन पटाउ कर रहा है, पटाउ सिंड्रोम, काम हो गयो। पटाउ सिंड्रोम बाद में छोटा छोटा बच्चा करवाने बिल्ली जैसा, एट क्राई सिंड्रोम। सबसे पहले तो हमारी हालत खराब होगी, बेरोजगार होंगे तो डाउन रहेंगे, फिर नौकरी वगैरह ला जाऊंगा, प्लांट पसड़ी ला जाऊंगा तो वर्ल्ड में फेमस होगा। फेमस होता ही वो काम हो जैसी पटाऊ और फिर कैट क्राइन सिंड्रोम, बिल्ली जैसे छोटे जो बच्चे होते हैं ना वो पैदा करेंगे, क्योंकि कैट क्राइन सिंड्रोम में यही होता है, बच्चा होता है वो बिल्ली की तरह होता है, बिल्ली रोती है ना वैसे होता है। चारों रोग कम याद रह जाएगा ना, सबसे पहले डाउन, एडबर्ड, पटाऊ और कैट काउंसिल, बस तो और कुछ नहीं। गुणसूत्र याद करवाने मेरी जिम्मेदारी। देखो भी, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, कैट क्रैन सिंड्रोम। सबसे पहले इनके अंदर गुणसूत्र देखते हैं। गुणसूत्रों में जो देखो 44 गुणसूत्र है ना, उनमें कोई ना कोई परिवर्तन होगा। तो 21 लड़कों, 18 लड़की, ठीक है, पटाऊ तेरे को याद रखनी, 21, 18, 13, 5, ऐसे याद रख लोगे ना। तो जो 21वां जोड़ी गुणसूत्र होता है ना, वह जोड़ी गुणसूत्र, 21वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है ना बच्चों, उस 21वें जोड़ी गुणसूत्र के अंदर एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है, एक गुणसूत्र कर दी। देखो भी, एक जोड़ी में दो गुणसूत्र होंगे नहीं, इनमें कितना होगा, 3 होगा। जब विश्वरोग हो, डाउन सिंड्रोम होगा, ये प्रश्न पूछा हुआ है। डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म भी कहते हैं। इनमें क्या होता है, इसमें हाइट नहीं बढ़ती, ठीक है ना, बोनापन की आ जाता है, बोनापन, और मंद बुद्धि होते हैं, ये मंद बुद्धि प्रकार के लोग होते हैं, वो मंद बुद्धि होते हैं। और बोनापन की जो है ना वो हो जाते हैं, बोनापन, छोटे छोटे मंगोलिज्म जो जाति होती है उनके छोटे होते हैं। 21वां जोड़ी, 18वां जोड़ी, 18वें जोड़ी होती है ना, में एक अधिक गुणसूत्र आ जाता है, एक अधिक। ये व्यक्ति एडवर्ड सिंड्रोम वाले व्यक्ति लंबे समय तक जीवित नहीं रहते, लंबे समय तक जीवित। पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम 13वें जोड़ी में एक गुणसूत्र अधिक आ जाता है, 13वें जोड़ी एक गुणसूत्र, अरे 13वें जोड़ी में एक गुणसूत्र अधिक आता है, या इसकी जो झिल्ली होती है वो, नहीं 13वें जोड़ी में एक गुणसूत्र दिखाता है इसके अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है, पटाउ सिंड्रोम तो कई बार आपने देखा ही होगा, कई बच्चों के जो होठ वगैरह कटे होते हैं, पूरा शरीर दो भागों में विभाजित होता है, भी व्यक्ति मर भी जाते हैं लास्ट में, ठीक है? होठ, जीभ और पूरा जो है ना सिस्टम, दो तरीके से आंतरिक अंगों का पूर्णतः विकास नहीं होता है इसमें, आंतरिक का का विकास नहीं होता, जैसे होठ का कटा होना, लक्षण होते हैं इसके, कटा होना, है ना। ये जो पटाउ सिंड्रोम होता है, ये हमारे पास में होता है एक बच्चा, उसके पटाउ सिंड्रोम, होठ वगैरह कटे हुए थे, पूरा शरीर दो भागों में, 3-4 महीने जीवित रहा था ये बच्चा, इतना ज्यादा जीवित नहीं रहते ही। ये क्या होता है, 5वीं जोड़ी गुणसूत्र होता है ना में एक अर्ध गुणसूत्र, एक अर्ध गुणसूत्र कमी। देखो भी गुणसूत्र इस तरीके से होता है, ये एक जो अर्ध गुणसूत्र होता है ना, उसकी एक लेयर में कमी आ जाती है, एक लेयर में, एक लेयर में अर्ध गुणसूत्र का एक भाग विलुप्त हो जाता है, अर्ध गुणसूत्र सूत्र में अर्ध गुणसूत्र का एक भाग विलुप्त हो जाता है। देखो ये भाग नहीं, एक विलुप्त, इसमें बिल्ली की तरह आवाज निकालते हैं, बिल्ली की तरह रोते हैं,
बिल्ली की तरह रोते हैं बच्चे, ठीक है, बिल्ली की तरह रोते हैं ये। कैट क्राई, क्राई सिंड्रोम, इसी कैट मैंने बिल्ली कराया ना, ड्रोम इसी के लगाने इसका नाम पड़ा। याद हो गया रे, 21 रो छोरो 18 री छोरी, बताऊं तेरे को 13 5, 21 18 13 5, यहाँ से प्रश्न। डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म रोग कहते हैं, बस इतना ही है भी। अपने ये जो रोग हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट आते हैं वो आगे मैंने कुछ शॉर्ट में पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए वो मैंने बनाया है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट है वो, या ये लो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। ठीक है, वैक्सीन, सबसे पहले टीके की बात करते हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन किया जाता है कि जो वैक्सीन या टीकाकरण का जो जनक माना जाता है, टीकाकरण का जो जनक माना जाता है वो एडवर्ड जेनर माना जाता है। उन्होंने 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी, चेचक के टीके की खोज को टीकाकरण का जनक माना जाता है। जो वैक्सीन या टीका, जो वैक्सीन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द वेक्का, वेक्सा, वेक्सा बोल सकते हैं, वेक्सा, वेक्सा से बना हुआ है, वेक्सा से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है गाय। का अर्थ क्या होता है? गाय होता है। उसके बाद में टीका दो तरीके से होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सक्रिय टीका होता है, एक होता है निष्क्रिय टीका। सक्रिय टीका होता है ना, वो जब आपने लगा दिया तो ऐसा मानो अपने शरीर के अंदर एंटीबॉडी बन जाती है, उसके संबंधित अगर कोई रोग दोबारा हुआ आपने, तो जो एंटीबॉडी होती है ना, वो उस रोग के जो जीवाणु उस कारक को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। सक्रिय टीका होता है ना, सक्रिय टीका वो लगाया जाता है, तो उसके अंदर होता क्या है मैं बता देता हूँ। सक्रिय टीका के, सक्रिय टीका के अंदर जो भी कारक है, कारक है जैसे जीवाणु हुआ, विषाणु हुआ, जो भी कारक है, इस कारक के कारक के निष्क्रिय, निष्क्रिय या मर्त अवस्था को शरीर के अंदर भेजा जाता है, को शरीर के अंदर भेजा जाता है। जब शरीर के अंदर इसको भेजा जाता है ना, तो शरीर के अंदर क्या बन जाती है? एंटीबॉडी बन जाती है। क्या बन जाती है? एंटीबॉडी के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होता है रक्त के अंदर पढ़ेंगे। एंटीबॉडी बन जाती है तो अपने शरीर की क्या करती है? रक्षा करती है। अब बताओ भी कोई निष्क्रिय जो विषाणु और जो जीवाणु है, उसको निष्क्रिय होता है, वो मर्त होता है, वो शरीर के अंदर हम भेज देंगे टीके के माध्यम से। जैसे पोलियो का टीका होता है ना, पोलियो का टीका लगाया जाता है, पोलियो का टीका, पोलियो का टीका होता है, वो एक बार पोलियो का टीका जब लगा देते हैं ना, तो पोलियो फिर दोबारा नहीं होता है। छोटे बच्चे के पोलियो का टीका लगता है, ये बारे में हमने पढ़ा था। तो वो एक सक्रिय टीका होता है, क्योंकि इसके अंदर जो पोलियो जो वायरस है, एंटीरो वायरस है, कि जो मर्त अवस्था है, निष्क्रिय अवस्था को बच्चे के शरीर के अंदर भेजा जाता है। अंदर भेजते ही उसके अंदर क्या बन जाती है? एंटीबॉडी बन जाती है। शरीर के अंदर एंटीबॉडी बन जाएंगी। जब भी कभी भी पोलियो का वायरस शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, तो एंटीबॉडी है ना, वो तैयार हो जाएंगी कि यार ऐसा तो पहले भी आया था कहीं ना कहीं। तो वो एंटी जो बॉडी होती है ना, वो एक्टिव होती है वायरस को, वो होता है सक्रिय टीका। ये लंबे समय तक काम में रहता है ये टीका, ठीक है। निष्क्रिय टीका ये क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर बाहर से एंटीबॉडी डाली जाती है शरीर के अंदर, बाहर से एंटीबॉडी उपलब्ध करवाई जाती है, ठीक है ना। तो ये कम समय के लिए सक्रिय होता है, कम समय के लिए, कम समय के लिए सक्रिय होता है। जैसे बात करते हैं टीटनस का टीका, टीटनस का टीका, टीटनस का टीका बनाया जाता है ना, उसमें घोड़े का सीरम काम में लिया जाता है, घोड़े का सीरम काम में लिया जाता है, ठीक है। तो टीटनस का टीका होता है, वो एक निष्क्रिय टीका होता है। क्या किया जाता है? बाहर से एंटीबॉडी शरीर के अंदर दी जाती है, और फिर वो ये जो वायरस है या जीवाणु है उनको मारने में मदद करती है। थोड़ा सा ध्यान, सक्रिय और जो बाद में, हाँ ये मैंने बता दिया। उसके बाद में देखो टीकाकरण का जनक है, वो मैंने बता दिया आपको, एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का जनक कहा जाता है, ठीक है। एंटीबायोटिक
दवाई होती है इसके लिए काम में आती है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंटीबायोटिक का एंटीबायोटिक दिए डॉक्टर, ये दिए रहे एंटीबायोटिक दी, ध्यान रखना। जो एंटीबायोटिक होती है ये जीवाणुओं के लिए, जीवाणुओं पर काम करती है। ये वायरस जनित अगर कोई रोग हुआ है, अगर उसके अंदर डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दिए तो वो काम नहीं करेगी। ये वायरस के अंदर काम नहीं करती, केवल ये जीवाणुओं को रोकने का काम करती है, जीवाणुओं को मारने का। क्यों? क्योंकि जो जीवाणुओं का होता है ना, वो स्वयं का अपना जैविक चक्र होता है, का स्वयं का जैविक क्रियाएं होती हैं। इसलिए ये एंटीबायोटिक होती है ना, इन जीवाणुओं पर होती है भी, इनका स्वयं का चक्र होता है। जो एंटीबायोटिक हम देंगे तो हमें पता होगा कि जीवाणु ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसी इसकी जैविक क्रियाएं हैं, तो ऐसे ऐसे इनकी जैविक क्रियाओं को रोक सकते हैं। तो ये एंटीबायोटिक बना दी तो ये ऐसे ऐसे जीवाणु को इफेक्ट करेगी, खुद का जैविक चक्र कितना होता है। ये देते ही जीवाणु है ना जाता है, या जीवाणु की बात करते हैं। ये वायरस पर काम क्यों नहीं करती बायोटिक? वायरस पर काम इसलिए नहीं करती कि ये जो एंटीबायोटिक होती है ना, ये जीवाणुओं के ऊपर जो भित्ति होती है ना, भित्ति, कोशिका भित्ति को खत्म कर देती है। और जो ये जो वायरस के अंदर काम क्यों नहीं करती? क्योंकि मैंने बताया था वायरस न तो सजीव है और न निर्जीव है, दोनों की योजना खड़ी है। अगर ये सीधा वायरस घूम रहा है तो वो निर्जीव है, मानव शरीर के अंदर जाकर वो एक्टिव होता है, ध्यान रखना। वो उनकी स्वयं की जो जैव रासायनिक क्रिया नहीं होती, वो के अंदर जो ये जीवाणु, ये जो ये वायरस गया है, उस जो जैविक क्रिया के आधार पर होता है। तो इस एंटीबायोटिक है ना, ये अलग अलग वायरस के लिए अलग अलग बनाने की कोशिश की जाती है, बना तो लेते हैं लास्ट में, बट बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि वायरस अपना जैव रासायनिक चक्र वो बदलता रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है बायोटिक के बाद में। चलो ये देखते हैं, एंटीसेप्टिक कुछ औषधियां हैं, एंटीसेप्टिक बोलते हैं जिसको, प्रतिरोधी बोलते हैं, एनाल्जेसिक औषधियां बोलते हैं, दर्द निवारक बोलते हैं, एंटीपायरेटिक जो ताप वगैरह होती है ना उसमें ली जाती है। एंटीसेप्टिक का उदाहरण देखें, पूतरोधी का उदाहरण। एंटीसेप्टिक का काम क्या होता है? भी एंटीसेप्टिक का काम होता है जो अपने जो बाहर बाहर जो जितने भी जो रोगाणु है ना, रोगाणु को नष्ट करना, रोगाणुओं को क्या करना? नष्ट करना। बाहर वातावरण में जितने भी रोगाणु है ना, जैसे आयोडीन, टित्र आयोडीन बोलते हैं, टित्र आयोडीन वो एक पूतरोधी होती है, ठीक है ना। टित्र आयोडीन, टित्र आयोडीन होती है क्या है? टित्र आयोडीन होती है जो अपना एल्कोहल होता है ना, एल्कोहल, एल्कोहल प्लस जल के अंदर हम 2 से 3% अगर आयोडीन डाल देते हैं ना, आयोडीन डालते हैं, वो जो बीज होता है अर्श वगैरह पर है ना, डालते हैं भी, रोगाणु वगैरह, रोगाणु वगैरह को नष्ट। एनाल्जेसिक दर्द निवारक गोलियां होती हैं, जैसे पैरासीटामोल वगैरह हुई। एंटीपायरेटिक जो होती है ना, जोर निवारक, ताप वगैरह चढ़ जाती है तब लेते हैं, जैसे डाइक्लोप्रोल हुआ, पैरासीटामोल। के बाद में पेंडेमिक डिजीज होती है, एक पेंडेमिक डिजीज होती है ना, और एक होती है एपिडेमिक डिजीज। पेंडेमिक जो डिजीज होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो डिजीज होती है ना, ये पूरे अगर देश के अंदर, देश में फैल जाए, उस डिजीज को कहते हैं पेंडेमिक, पेंडेमिक डिजीज। पेंडेमिक डिजीज किसे कहते हैं? पूरे देश में फैल जाए, जैसे कोरोना फैला था, कोरोना, कोरोना उसको हम कह सकते हैं कि पेंडेमिक डिजीज के अंदर आती है। एपिडेमिक, पेंडेमिक और एपिडेमिक मंत्र, ये एपी जो डेमिक जो डिजीज होती है ना, वो क्या होती है? कोई क्षेत्र विशेष, क्षेत्र विशेष में, क्षेत्र विशेष, क्षेत्र विशेष में ये कोई किसी क्षेत्र विशेष की डिजीज होती है। और इसमें क्या होता है कि ये बहुत सारी जनसंख्या होती है, बहुत जनसंख्या होती है ना, कोई एक क्षेत्र विशेष होगा के अंदर, जनसंख्या के अंदर इतनी तीव्र रूप से फैल
बहुत ही कम स्मेल होता है, तीव्र रूप से फैलती है, ये फैलने वाली डिजीज है। और अधिकांशतः जो जनसंख्या होती है ना उनके अंदर ये फैल जाती है, ये किसी क्षेत्र विशेष की डिजीज होती है। जैसे एपिडेमिक, जो पहले जो कोरोना था वो एपिडेमिक के अंदर ही आता था, क्षेत्र विशेष के अंदर इतना तीव्र रूप से फैला था वो। और फिर ये पूरे अगर देश में फैल गया ना, ये तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैल गया अभी, तो बोलते हैं पेंडेमिक डिजीज बोलते हैं। थोड़ा सा दो शब्द हैं, पेंडेमिक और एपिडेमिक, पेंडेमिक और एपिडेमिक डिजीज। इसके बाद में क्या आता है, फूड पॉइजनिंग, बोटुलिज्म बोलते हैं जिसको, फूड पॉइजनिंग हो जाता है ना कई बार, भोजन का सेवन पॉइजनिंग हो जाता है, बोटुलिज्म बोलते हैं फूड पॉइजनिंग को। इसका जो जीवाणु का जो नाम होता है ना, जीवाणु का नाम होता है क्लोस्ट्रेडियम, क्लोस्ट्रेडियम बोटुलिज्म। ये दूषित भोजन के कारण होता है, विदूषित कहते हैं ना। और इससे मुख्यतः आंत प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है, पॉइजनिंग आता है शरीर के, मतलब पूरे के अंदर क्या बना जाता है, पॉइजनिंग, सबसे आंत प्रभावित। ध्यान रखना, आपको ये पूछ ले जी बोटुलिज्म पॉइजनिंग द्वारा होता है, जीवाणु जनित रोग है। अब एक ये दे रखा है अभी कक्षा 9 के अंदर दे रखा है, स्टेफाइलो कोकाई बैक्टीरिया। स्टेफाइलो, स्टे मतलब स्टे आ गयो, फाइलो मतलब फाइल पर, फाइल पर क्या आ गयो, स्टे आ गयो, तद आगे रहा मुहांसा यार, शरीर पर जो मुहांसा होते हैं ना, ये बैक्टीरिया वो जिम्मेदार होती है। स्टेफाइलो कोकाई बैक्टीरिया आते हैं ना बैक्टीरिया। जेंथोमोनास कैम्पेस्टिस, ये रिट के अंदर आया था, रिट 2000 शायद 18 के अंदर पूछा गया था कि जो टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट काम में लेते हैं, उनके अंदर ये जेंथोमोनास कैम्पेस्टिस ये जीवाणु है ना, ये काम में लिया। के बाद में, और ये जो होता है ना, तो स्टेडियम बोर्ड, ये तो पढ़ लिया ना। के बाद में आगे वाला ये निकाल, गुटखा खाने से, गुटखा वगैरह खाते हो क्या रे, गुटखा खाने से है ना, ज्यादा गुटखा खाओगे तो ये रोग हो जाएगा, सब म्यूकस फाइब्रोसिस, ये कक्षा 10 की आरबीएससी के अंदर ये दे रखा है और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। सब म्यूकस, सब म्यूकस, म्यूकस मतलब मुंह में, ठीक है, गुटखा मुंह में खाओ, सब म्यूकस फाइब्रोसिस, क्या होते हैं फाइब्रोसिस, सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग होता है, वो किसके कारण होता है, गुटखा वगैरह खाने से रोग होता है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग होता है वो गुटखा वगैरह खाने से। अब कुछ मस्तिष्क के संबंधित रोग थे, अल्जाइमर रोग। ये जो अल्जाइमर रोग होता है ना, ये प्रोटीन की कमी से भी हो सकता है, प्रोटीन कमी से भी हो सकता है। तो ये जो वर्ध अवस्था में ना, वर्ध अवस्था में ये जो मस्तिष्क होती है ना, मस्तिष्क, मस्तिष्क कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, कोशिकाएं क्षय होना, मस्तिष्क की कोशिकाएं है ना वो क्षय हो जाती है, तब ये हो जाता है अल्जाइमर रोग। अल्जाइमर रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, मस्तिष्क होता है, मिर्गी वगैरह आना, मस्तिष्क प्रभावित होता है। साइजोफेनिया, ये क्या होता है साइजोफेनिया, इसमें कल्पना को सत्य मान बैठता है कोई भी, अगर जिसके अंदर ये साइजोफेनिया है ना, कोई भी कल्पना करेगा उसको सत्य मान बैठेगा साइजोफेनिया। आंख में ग्लूकोमा और ट्रकोमा, निकट दृष्टि तो दूर दृष्टि तो वो तो है भी, तो क्या है वो तो आप सीख पड़ेगी। एक होता है एंथ्रेक्स रोग, ये मानव के अंदर भी होता है, प्लस ये भेड़ के अंदर होता है, भेड़ के जानवरों के अंदर भी पाया जाता है एंथ्रेक्स। और जो ये एंथ्रेक्स एंथ्रेक्स जीवाणु के कारण होता है। और ये जो एंथ्रेक्स जो जीवाणु है ना, उनको काम में लिया जाता है भी, जो जैविक हथियार बनाते हैं ना, जैविक हथियार, जैविक हथियार, जैविक हथियार बनाने में किसको काम में लिया जाता है, एंथ्रेक्स जीवाणु को काम में लिया जाता है। एंथ्रेक्स रोग होता है ये मानव और भेड़िया जंतुओं के अंदर भी होता है। ये ध्यान रखना, एंथ्रेक्स जीवाणु जनित रोग है, ये एंथ्रेक्स रोग किस जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है, ध्यान रखना। के बाद में
देखो कुछ तत्वों की अधिकता के कारण कुछ रोग हो जाते हैं, जैसे मिनी माता रोग, कई बार पूछ लिया जाता है तो यहाँ लिखाने ताकि रोग है तो ये मिनी माता रोग होता है ना, वो होता है पारा की अधिकता के कारण। अगर किसी के अंदर अगर पारा की अधिकता होगा ना तो ये मिनी माता रोग हो जाएगा, ठीक है ना। पारा को किस दर्शाते हैं, जी से दर्शाते हैं ना। देखो भाई माता हुआ है मिनी माता, आपने माता हुआ पारो चक्की है नहीं, याद रख लियो क्या मतलब भी पारो चक्की पारा मिनी माता। इटाई इटाई रोग ये जो होता है ना, कैडमियम 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 की अधिकता के कारण इटाई इटाई रोग हो जाता है कैडमियम। ब्लैक फुट रोग, ये आर्सेनिक होता है ना, आर्सेनिक तो होता है आर्सेनिक, ये ऐसे दर्शाते हैं। इसकी अधिकता के कारण ब्लैक फुट रोग होता है। ब्लैक फुट, अगर आपके फुट पैर अगर ब्लैक है ना तो उनको आरी से काट दिया जाएगा। किससे काट दिया जाएगा रे, आर्सेनिक, आरी से काट। ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट की अधिकता के कारण, नाइट्रेट की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। देखो अभी कोई ब्लू ब्लू कलर की कोई बेबी है, ठीक है, ब्लू कलर की बेबी है, फिर ट्राई ना करियो रे, ठीक है, ना ट्राई, ना ट्राई करी, ब्लू बेबी पर ट्राई कौन करनी है, ना ट्राई, नाइट्रेट। फ्लोरोसिस रोग होता है ना, वो फ्लोराइड, फ्लोराइड की अधिकता के कारण होता है। कई बार जल के अंदर फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है ना तो फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। ठीक है, के बाद में हम पढ़ते हैं। देखो कुछ जो पादपों के अंदर रोग हैं जो कि कक्षा 8 की बुक के अंदर दे रखे हैं, एनसीईआरटी बुक के अंदर, तो मैं यहाँ लिखा देता हूँ कि विषाणु जनित रोग है, कुछ जीवाणु जनित, कवक और माइकोप्लाज्मा जनित रोग हैं। ये आरबीएससी की बुक के अंदर दे रखा था माइकोप्लाज्मा जनित। विषाणु जनित रोग है ना, तो ध्यान रखना, तंबाकू का, टुबेका, मोजेका रोग, मोजेका याद रखना, मोजेका, भिंडी का पीत सीरा, मोजेका, ठीक है ना। मोजेका जो रोग होता है ना विषाणु जनित होता है, वो भिंडी में हो या तंबाकू के अंदर, याद रखना। वायरस जनित रोग है, वायरल, अरे वायरस वायरस, अरे वायरल हो जाएगा तो मौज को नहीं हो जाएगी, मौज हो जाएगी वायरल हो जाएगी। जीवाणु जनित, बैक्टीरिया जनित रोग होता है वो नींबू का क्रैंकर रोग, का क्रैंकर रोग जीवाणु जनित रोग होता है। कवक जनित रोग, फंजाई जनित रोग, गेहूं का काला किट्टू रोग, बाजरा का जोगण रोग, गन्ने का लाल सड़न रोग। बाजरे के अंदर बाजरा और गेहूं खाते हैं ना हम, बाजरे का जोगण रोग होता है, गेहूं का जो होता है काला किट्टू रोग होता है। माइकोप्लाज्मा, ये माइकोप्लाज्मा एक प्रकार का जीवाणु होता है, के अंदर सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है, फिर भी अलग दे रखा है सूक्ष्म के अंदर। जो बैंगन होता है ना, बैंगन का लघुपर्ण रोग हो जाता है ये, ठीक है। और जो तिल होता है ना, तिल में फिलोडी रोग, याद रख लेना, याद रखने वाले। इसके बाद में देखो कुछ दिवस हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं एक साथ लिखा देता हूँ। टीबी दिवस 24 मार्च को, एड्स दिवस 1 दिसंबर को, कैंसर दिवस 4 फरवरी को, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को, और कुष्ठ रोग दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को, हिमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है, और जो विश्व स्वास्थ्य दिवस पूछे तो 7 अप्रैल को मनाया। इसके बाद आता है इंद्रधनुष कार्यक्रम 25 दिसंबर को। ये इंद्रधनुष कार्यक्रम शायद 2014 को शुरू हुआ था ये, इंद्रधनुष कार्यक्रम 2014 25 दिसंबर 2014 को शुरू हुआ था। और इसमें 7 टिक्के लगाए जाते हैं। कितने टिक्के लगाए जाते हैं, 7 टिक्के। एक तो आपने पढ़ा था डी, डीपीटी का टीका लगाया जाता है, डीपीटी का टीका पड़ा था ना, वो लगाए जाते हैं 3। और एक एच, मतलब हॉस्पिटल में अगर जाओगे तो पीएमटी की क्या करनी पड़ेगी, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर हॉस्पिटल में जाओगे, अब तो नीट होगी, पहले पीएमटी चलती, हॉस्पिटल में अगर जाओगे तो पीएमटी की तैयारी करनी पड़ेगी, डीपीटी 7 टीके। डी का अर्थ डिप्थीरिया, पी का अर्थ पर्टूसिस, टी का अर्थ टीटनस, एच का अर्थ हिपेटाइटिस, का अर्थ, टी का अर्थ है ना, कहीं टिप्पी मत कर देना, सॉरी वो टी, इस टी का अर्थ की बात कर रहा हूँ मैं। इस टी का अर्थ एक टीटनस होता है, और ये जो दूसरा जो रोग होता है ना, पी, पी का अर्थ पोलियो, देख लेते हैं। और एम का अर्थ होता है मिजलस, खसरा। टी का अर्थ टिब्बी होगा भी रही, टी का अर्थ टिब्बी, वहाँ टिटनस। वो एक ही बात है, अभी मैं ये कह रहा था कि इस टी का अर्थ है ना, टिब्बी मत कर। डीपीटी का फुल फॉर्म पूछी जाती है कई बार, डिप्थीरिया परटूसिस और टीबी, बच्चे यहाँ डीपीटी का नाम है डिप्थीरिया परटूसिस और
इसके बाद में बात करते हैं कैंसर की। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। ऑन्को कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्को। ठीक है। कैंसर के प्रकार के बारे में बात करते हैं। अलग अलग कैंसर के अलग अलग नाम दिए गए हैं। देखो, जैसे रक्त कैंसर है, रक्त कैंसर का जो नाम दिया गया है ना, वो ल्यूकोमिया। ठीक है। रक्त कैंसर के अंदर, ब्लड कैंसर के अंदर क्या होती है? डब्ल्यूबीसी की संख्या, डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। ध्यान, रक्त कैंसर के, जिसके अंदर ब्लड कैंसर होती है वो एकदम व्हाइट व्हाइट हो जाता है, डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है, श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। तो जब डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है ना, उसको कहते हैं ल्यूकोमिया। और डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाती है, उसको बोलते हैं ल्यूकोपीना। कोई चीज ने पी लिया तो कम को नहीं। तो ल्यूकोमिया, डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है। रक्त कैंसर को क्या कहते हैं? ल्यूकोमिया कहते हैं। फेफड़े की कैंसर को ध्यान रखना, कार्सिनोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्सिनोमा। फेफड़ों की कैंसर को क्या कहते हैं? कार्सिनोमा कहते हैं। त्वचा ऊतक के कैंसर से ऐसे ही शुरू है, सार्कोमा। क्या है? सार्कोमा। त्वचा की कैंसर को, त्वचा के अंदर मेलानिन वर्णक पाया जाता है, तो ये ध्यान रखना, मेलानोमा, मेलानोमा। ठीक है, त्वचा मेले की वजह रख ली। अब बात करते हैं कैंसर होती किस कारण से। जो अपने अंदर कोशिकाएं होती हैं उनका विभाजन तीव्र हो जाता है, तीव्र विभाजन हो जाता है, या विभाजन अनियंत्रित हो जाता है। कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो, ये अनियंत्रित होगा किस कारण से भी, ये भी ध्यान रखें। ये भौतिक कारक भी होते हैं, कुछ रासायनिक कारक भी, जैविक कारक भी होते हैं, कुछ रासायनिक कारक भी होते हैं। भौतिक कारक जैसे एक्सरे वगैरह करवाएंगे, भौतिक कारक के अंदर आ जाएंगे, जिस कारण एक्सरे वगैरह नुकसानदायक होते हैं, ज्यादा नहीं करवाएंगे। एक्स किरण वगैरह होगी, गामा किरणें होंगी, ये हो सकता है भौतिक कारण के अंदर। जैविक कारक, तो ये उनको जो वायरस होता है ना, इस जनित भी हो सकता है, के कारण कोशिकाओं का विभाजन बहुत ही और होगा। रासायनिक, जैसे आप रासायनिक पदार्थों का सेवन करना, दारू तो पेट पानी खेचो, बम भी हो सकता है। जो कारण होता है वो कोशिका विभाजन में अनियंत्रित विभाजन होगा ना, तो कैंसर के शिकार हो सकते हैं। उपचार में, उपचार की बात थोड़ी सी आगे कर लेते हैं। इसकी जो औषधि, औषधि की बात करते हैं। विन क्रिस्टिन, विन मतलब जीतना, क्रिस्टिन याद रख लें। विन ब्लास्टिन, ब्लास्ट होने पर हम विन ब्लास्टिन, विन क्रिस्टिन औषधि होती है, साधारणतः दी जाती है। और इसकी जांच के बारे में बात करते हैं, तो जांच से पहले तो जांच पढ़ लेते हैं। बायोप्सी, ये जांच की जाती है। इसमें क्या होता है? तो त्वचा होता है ना, त्वचा या त्वचा का टुकड़ा या ऊतक, ऊतक का टुकड़ा होता है ना, वो बाहर निकाल कर जांच की जाती है। बाहर निकाल कर जांच, बायोप्सी। और तो जैसे एमआरआई वगैरह होता है, सीटी स्कैन होता है, स्कैन होता है, एक्सरे वगैरह से भी, तो ये सब लगता है, तो ये बायोप्सी है। बायोप्सी ऊतक का टुकड़ा है ना, वो बाहर निकाला कर, है ना। तो उपचार, तो उपचार के लिए देखते हैं, आगे वाला पेज निकालते हैं। उपचार, उपचार में एक तो शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा के बाद में बात करते हैं कीमोथेरेपी। वो लगा के वहां नहीं रहे, है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी बाद में बात करा रेडियोथेरेपी। एक बुक में इम्यूनोथेरेपी भी दे रखी है, 4 नंबर। थेरेपी ahí शल्य चिकित्सालय में क्या किया जाता है? अभी ऑपरेशन करके ना, ऑपरेशन करवाया जाता है शल्य करके। जो कैंसर युक्त है ना, कैंसर युक्त को बाहर निकाला जाता है, ऊतक बाहर निकाला जाता है। तेज होती है अलग अलग कैंसर। ठीक है। कीमोथेरेपी, ये इंपॉर्टेंट है कि कीमोथेरेपी किससे संबंधित है, ये किससे जा सकता है? कैंसर से। कीमोथेरेपी कैंसर से संबंधित है। इसमें क्या होता है? कुछ रसायन छोड़े जाते हैं,
तोड़कर कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया। रेडियोथेरेपी, इसमें ऐसे तत्वों को काम में लिया जाता है, ऐसे तत्वों को काम में लिया जाता है तो गामा किरण उत्सर्जित करे। ऐसे तत्वों को काम में लिया जाता है जो गामा किरणें क्या करे, उत्सर्जित करे। इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनो सिस्टम होता है अपना, वो होता है, इसमें क्या होता है, इम्यूनो पावर बढ़ाया जाता है मनुष्य। तो ये टॉपिक हमने बढ़िया तरीके से मन लगा के पूरा कंप्लीट किया।